तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फील्ड एट एन इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 7th पार्ट है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये अगर देखा जाए क्लास 12 के बोर्ड की एग्जाम से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर 60 to 70% चांस होता है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे ये सिस्टम जो ली है जिसमें कि एक -q और +q चार्ज है, यानी कि एक डाइपोल है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a लिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट लिया उसका जो डिस्टेंस होगा इस डाइपोल की एक्सिस से वो है r। तो यहाँ पे हम देखने जाए तो ये जो +q और जो p पॉइंट का डिस्टेंस है वो होगा √r² + a², क्योंकि हमने यहाँ पाइथागोरस लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो √r² + a² होगी, वो होगी p और b की वैल्यू। और सिमिलरली यहाँ पे a और p की वैल्यू भी √r² + a² होगी, क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो p पॉइंट है उस पर जो फील्ड होगी इस -q चार्ज और +q चार्ज के कारण वो होगी 1/4πε02p/r³। यहाँ पे 1/4πε0 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो फ्री एयर में या फिर वैक्यूम में है, वरना मीडियम के साथ साथ यहाँ इसकी वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। और यहाँ पे जो p है वो है डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होगी q × 2a। और अगर आपको नहीं पता कि ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो p पॉइंट पे ये फील्ड है भाई कैसे, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p ड्यू टू द +q चार्ज। यहाँ पे पहले तो हम ये +q चार्ज के कारण जो फील्ड लगेगी इस p पॉइंट में उसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो होगी 1/4πε0 q/bp²। यहाँ पे bp की वैल्यू होगी वो होगी r² + a² का रूट। और यहाँ पे ये वैल्यू उठा के पूरी हम यहाँ पे रखेंगे तो ये रूट होगा, उससे ये स्क्वायर होगा वो कट हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा r² + l²। तो यहाँ पे जो +q चार्ज के कारण जो फील्ड होगी इस p पॉइंट पे वो हमें मिल जाएगी 1/4πε0 q/r² + l²। और यहाँ पे आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है जो उसकी फील्ड लाइन्स होती है वो आउटसाइड डायरेक्शन में होती है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइन होती है वो इनसाइड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लगेगी p पॉइंट पे वो आउटसाइड डायरेक्शन में होगी, यानी कि यहाँ ऊपर की साइड होगी, जैसे कि हमने E2 ले लिया है। तो यहाँ पे आगे हम -q के कारण फील्ड देखें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p ड्यू टू द -q चार्ज। यहाँ पे -q के कारण जो है p पॉइंट पे क्या फील्ड लगेगी वो होगी 1/4πε0 q/ap²। और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी फील्ड की वो इनसाइड डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो माइनस चार्ज की फील्ड लाइन्स होती है वो इनसाइड डायरेक्शन में होती है। और यहाँ हम AP की वैल्यू रख दे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वही AP की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की साइड सेम और ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ये दो साइड सेम और एक साइड डिफरेंट है की। और यहाँ AP की वैल्यू उठा के पूरी यहाँ रख दो, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो तो यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा और सिर्फ r² + a² बचेगा। यहाँ पे डिफरेंस इनकी डायरेक्शन में होगा, बट जो मैग्नीट्यूड होगा -q और +q के कारण जो फील्ड लग रही है p पॉइंट पर उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डाइपोल की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इनके दोनों चार्ज होते हैं वो दोनों चार्ज होते हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस पोलरिटी अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो +q की फील्ड है वो अपसाइड डायरेक्शन में, जो -q की फील्ड है वो नीचे की साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इन दोनों की जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, यानी कि एक फील्ड है वो ऊपर की साइड फोर्स लगा रही है जबकि एक फील्ड है वो नीचे की साइड खींच रही है इसे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगी p पे वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये हमें पहले लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मिलता है। तो अब हमें बस नॉर्मल इस E की वैल्यू निकालनी है टोटल फील्ड फाइंड करने के लिए p पे। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो ये E की वैल्यू है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये कि आप नॉर्मली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, यानी कि पैरेललोग्राम वाला लॉ, और इन दोनों E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करके जो E की है वैल्यू निकाल लो। और यहाँ पे जो दूसरा तरीका बताया गया है उसमें यहाँ पे जो E1 है उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दो। जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा E1 sin θ और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा E1 cos θ। और ऐसे ही ये जो E2 है इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा E2 sin θ और जो सेकेंड कंपोनेंट होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा E2 cos θ।
तो यहाँ पे जो E1 के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी कि ये वाला पूरा कंपोनेंट वो इस वाले पूरे कंपोनेंट को कट कर देगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और यहाँ पे जो ये फील्ड लगेगी यानी कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, यहाँ पे ये जनरली E1 इक्वल टू E2 है, क्योंकि जो फील्ड लगेगी माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण वो सेम होगी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 2E1 cos थीटा या फिर 2E2 cos थीटा, क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है। तो यहाँ पे जनरली इन दोनों का आप नॉर्मली सम कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं पहले वाली मेथड की, जो कि हमने वेक्टर एडिशन से बोला था। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो E2 का मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पहले लोग लॉ वेक्टर एडिशन डाल दो। तो यहाँ पे ये लॉ क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस अल्फ़ा। और यहाँ पे जो कोस अल्फ़ा होगा वो इन दोनों वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो होगा, यानी कि ये थीटा प्लस ये थीटा यानी कि 2 थीटा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू आप रख दो तो ये हो जाएगी 2 थीटा। तो आपको यहाँ पे पता है कि जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ E2 दिख रहा है उसी जगह E1 की वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। तो यहाँ पर अब इसे आगे सोल्व करने पे हमें जो E की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2E1 cos थीटा। और आपने देखा था कि ये जो दूसरे वाला मेथड था उससे भी हमारी वैल्यू वही आ रही थी 2E1 cos थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों में से आप कोई भी मेथड करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमारे पास E की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि E की वैल्यू होगी 2E1 cos थीटा। तो यहाँ पे आपने पहले E1 की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल रखी है, जो आपने यहाँ पहले देखा था प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो यहाँ पे हमारे पास E1 की वैल्यू भी है, तो वो पूरी उठा कर हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी 1/4πε2q cos थीटा बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू होगी यानी कि थीटा है, इसका cos एंगल ले ले तो cos एंगल होता है वो होता है जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो। यहाँ पे r अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो होगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे r अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू आप डाल सकते हो। और यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये थीटा हमने कैसे एज्यूम कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन E की लाइन और ये डाइपोल की एक्सिस है वो एक दूसरे से पैरेलल में है। तो यहाँ पे ये एक एंगल पे कट कर रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल में है तो यहाँ पे भी सेम एंगल होगा। अगर यहाँ पे 45 हुआ तो यहाँ पे भी 45 होगा, तभी तो ये मिला के 90 बनाएंगे अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे दूसरी साइड भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर एक लाइन है और अगर हम इस लाइन को दो पैरेलल लाइन से कट करेंगे तो जो वो कट करने का एंगल होगा, यानी अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा। और साइमल्टेनियसली अगर हमने दूसरी साइड में इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही इक्वल टू यहाँ पे एंगल होगा, क्योंकि ये दो लाइन है वो पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होगी तो ये एंगल होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से और यहाँ से रख दी है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू होगी L अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू है वो पूरी उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दो। तो इस इक्वेशन पे रखने से क्या होगा कि ये जो वैल्यू है यानी कि r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर जो हाफ है वो होकर यहाँ पे 1 के साथ प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन होगी कोस थीटा की वैल्यू रखने के बाद वो होगी r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ पे अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है, उसकी पावर में डिफरेंस है, तो हम जनरली जो पावर होता है उसका सम कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा उसकी पावर 3/2 आएगी। यहाँ पे हमने एक L रख दिया था और 2Q पहले से ही था, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L। यहाँ पे Q इंटू 2L होता है वो होता है डाइपोल मूवमेंट, और जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू P से रिप्लेस कर दो तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की तो पावर 3/2। तो यहाँ पे ये जो फील्ड होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगी, क्योंकि आपने यहाँ डायग्राम में देखा था जो इसकी रिजल्टेंट फील्ड आ रही थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही थी। अगर हम इसको ओरिजिन लेके एज्यूम कर ले तो यहाँ पे जो इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, और ये भी आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें r की वैल्यू L की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी r और उसकी पावर 2 इंटू 3/2। तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा r क्यूब। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई है
कि E इक्वल टू 1/4πε0p/r⁴ जब r की वैल्यू है वो l की वैल्यू से काफ़ी बड़ी दी गई है तब, और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है उसकी टोटल फील्ड हमें मिल चुके होगी 1/4πε0p/r⁴, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ ये जो फील्ड है वो वैक्यूम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने E0 लिया है, या फिर फ्री एयर के लिए है, और अगर मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पर हमें P पॉइंट की जो वैल्यू है वो मिल चुका, और हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने को बोला था। तो यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो ये मैंने बार बार डायग्राम बना के दिखाया है, यानी कि ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाएगा, और भी काफ़ी सारे है। तो आपको एग्जाम में इतने सारे डायग्राम बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई भी एक डायग्राम बनाना है और उसके नीचे पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है। यहाँ पे इतने सारे डायग्राम नहीं बनते, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे लग रही है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है। तो उससे क्या होगा कि जब आपको इस बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपने सिर्फ एक एक्सिस पॉइंट की फील्ड निकाल ली होगी, तो आप उससे डायरेक्टली इक्वेटोरियल पॉइंट की फील्ड निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला डाले और काफ़ी आसानी से। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही।